प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, के कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, पूरे जमियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय संविधान के बारे में भारत के सारे लोग जान सकें, समझ सकें, संविधान को पढ़ने की रुचि भारतीय लोगों में पैदा हो, इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा ये प्रत्येक सोमवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा का संविधान पर चर्चा होती है और इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं आरसी धीमान साहब, उनका बहुत बहुत आभार। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आज के मुख्य प्रबोधनकार डॉक्टर आरसी धीमान साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के अपने संविधान पर विशेष उद्बोधन रखें। माननीय धीमान साहब। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा welcome you in this life-changing webinar. आज की इस संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं भूतपूर्व विधायक एवं मंत्री, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी एवं संचालन करता, उपासक उपासिकाओं एवं वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों, भाइयों बहनों, मेरा नाम आरसी धीमान है और यह एक डिक्लेरेशन में अपनी सभी भारत के नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि भारत के संविधान के संबंध में भारत के नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों को बताने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा यह संवैधानिक वेबिनार विगत कई महीनों से जारी रखा गया है, जिसमें हम लोग भारतीय के अंदर जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकारों में आज हम स्वतंत्रता की बात करने जा रहे हैं। समता,
स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा और जीवन जीने के महत्वपूर्ण अधिकारों को भारत का संविधान हमें प्रदान करता है। तो आज हम लोग स्वतंत्रता पे चर्चा करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, वह हमें 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से प्राप्त हुई। अनुच्छेद 19 में जाने से पूर्व मैं इस विषय में चिंतन करना बेहतर समझता हूं कि अनुच्छेद 19 में हमें ये स्वतंत्रताएं प्रदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या यह स्वतंत्रताएं जो हमें अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई हैं, 26 नवंबर 1949 से पूर्व प्राचीन काल में हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे नाना, हमारे नानी, हमारे पूर्वजों को क्या यह स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं थी? ये एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माता, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है इतने बेहतर संविधान हमें जो स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं, वह मौलिक अधिकारों में रख के क्यों प्रदान की गई? यह स्वतंत्रताएं हमें भाग 3 में रख के क्यों प्रदान की गई हैं? ये भी एक सवाल पैदा होता है। पहले हम एक सरसरी नजर से यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 हमको वाक एवं अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्रताओं का भी संरक्षण करता है। सबसे नंबर 1 पर जो है, जो हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में प्राप्त हुई है, वह है सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। वाक यानी जो हम अपने मुख से हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, ये जो भाषाओं में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो स्पीक हो गया, वाक हो गया। राइट टू स्पीक इंग्लिश में कहेंगे, और सामान्य सी भाषा में बोलेंगे बोलने की आजादी। तो अनुच्छेद 19 एक सब क्लॉज ए यानी का के अंतर्गत जो है, हम नागरिकों को बोलने की आजादी है, वाक स्वतंत्रता।
और अभिव्यक्ति से आशय ये है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। जैसे कि मैं यहाँ से टाटा कर रहा हूं, बाय बाय कर रहा हूं, तो ये सिंबल विदाई का है। यहां से मैं सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ दूं तो ये सिंबल जो है सम्मान का है। इसी तरीके से जो प्रतीकों के माध्यम से, जैसे कि सम्राट अशोक ने 84,000 प्रतीकों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की है, किसी पत्थर पे खोद करके, किसी चित्र के माध्यम से, या किसी इशारे के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अभिव्यक्ति है। जैसे कुछ लोग जो है जिनको कुदरत जो है जिनको बोलने का अवसर नहीं देती है, जो गूंगे होते हैं, तो वह वॉक नहीं कर पाते, वह अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चित्रकार, व्यंग्यकार अपने चित्र और व्यंग्यकार जो है चित्रकार व्यंग्यकार अपने चित्रों के माध्यम से जो है एक अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू एक्सप्रेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो now we will say that we have a right to speak and expression. We have a freedom to speak and expression, यानी बोलने की आजादी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 ए के अंदर ये प्रदान की गई है। ए में, सिर्फ ए में ये हमें बोलने का और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद हमें जो दूसरी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वह अनुच्छेद 19 1 ए के बाद बी में प्राप्त हुई है, जिसको हम हिंदी में खा बोलेंगे। बी में क्या हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई? अनुच्छेद 19 1 सब क्लॉज बी में क्या स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है? शांति पूर्वक निरायुध सम्मेलन का स्वतंत्रता। यानी कि जो सम्मेलन करते हैं हम लोग, सभा करते हैं, जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, वह मीटिंगों की जो बुनियाद है वह अनुच्छेद 19 1 बी है। यहां से उत्पन्न होती है वह स्वतंत्रता और यहां से उस स्वतंत्रता को लेकर के हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। परंतु वह जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन की जो शर्त है शांति पूर्वक, विद पीस। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी तलवारें और बड़े बड़े भाले और बड़े बड़े हथियार लेकर के और गने लेकर के और जो है हिंसात्मक विचारों को व्यक्त करते हुए हमको स्वतंत्रता प्राप्त है इस तरह के सम्मेलन करने की। क्योंकि शांतिपूर्ण और निरायुध यानी बिना शस्त्रों के हमको अपने सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त। खा के बाद आता है गा, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में सी। अनुच्छेद 1 19 1 और गा। गा में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का। तो जैसे कि हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है,
ये बना, और इसको बनाने के लिए जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह इस अनुच्छेद 19(1) गा के माध्यम से प्राप्त हुई। चीफ आर्किटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो चीफ आर्किटेक्टर थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी सूझबूझ थी कि उन्होंने संगम एवं संघ या सहकारी समिति बनाने का स्वतंत्रता आम नागरिकों को दी। कोई भी आम नागरिक जो है किसी भी प्रकार की संस्था का निर्माण कर सकता है, किसी भी प्रकार की जो है समिति का निर्माण कर सकता है, और उसके माध्यम से जो है वह समिति, वह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने के बाद एक लीगल पर्सन की अथॉरिटी रख लेती है। लीगल पर्सन एंड लिविंग पर्सन में अंतर समझ लीजिए। लिविंग पर्सन में आप और हम हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जीवित व्यक्ति लिविंग पर्सन है और उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं। वह बैंक में खाता खोल सकता है, वह प्रेस विज्ञप्ति दे सकता है, वह सारे काम कर सकता है। उसी तरीके से जब संस्था रजिस्टर्ड हो जाती है तो वह भी एक व्यक्ति के रूप धारण कर लेती है। जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, वह एक व्यक्ति का रूप धारण कर चुकी है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा अगर कोई व्यक्ति सम्मानित हो रहा है तो एक जो है संस्था व्यक्ति, लीगल व्यक्ति के रूप में जो है वह सम्मानित कर रही है। एक अथॉरिटी है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उसको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को प्रेस रिलीज करने की, कार्यक्रम आयोजित करने की, बड़े बड़े जो है जो भी एक व्यक्ति कर सकता है वो सारे काम को करने की जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इजाजत है। जो आवाज की समस्या है तो मेरे इधर से तो वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ पर पर्याप्त सिग्नल है, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है। और जो लोग सिग्नल में नहीं है तो उनको सिग्नल में आके ही जो है कार्य करना चाहिए, तब जो है आवाज क्लियर आएगी। यहाँ से आवाज की कोई समस्या मुझे प्रतीत नहीं हो रही है। क्लियर आवाज आ रही है सर। आई वाज टेलिंग क्लियर है मेरे पास जो मैसेज आ रहा। तो जो संगम या संघ के रूप में बहुत बड़ा संगठन है भारत राष्ट्रीय जो है स्वयं सेवक संघ, वो भी जो बना वो इसी आर्टिकल की ताकत के द्वारा जो है लीगल जो है अथॉरिटी के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को संस्था, संगम या सहकारी समिति इत्यादि बनाने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है भारत के नागरिकों को, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) गा के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारी स्क्रीन पर निश्चित रूप से शेयर हो रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड के लिए स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। गा के बाद का, खा, गा, अब आता है घा। तो अब घा पे चलते हैं। अनुच्छेद 19(1) घा में हमें क्या प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। वह है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। कहने का मतलब है कि भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जहां तक भारत की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता है। इट मीन्स we have right to movement,
वी हैव अ राइट टू मूवमेंट, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है। हम शास्त्री नगर से विजयनगर जाना चाहते हैं तो हमें किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं एसीएम के पास जाऊं, वहां से परमिशन लूं, फिर शास्त्री नगर से नगर जाऊं, या शास्त्री नगर के सभासद से परमिशन लूं तब विजयनगर जाऊं। हमें स्वतंत्रता है कि हम, हमारा मन हो तो हम अपनी स्कूटी निकाले, बाइक निकाले, कार निकाले और शास्त्री नगर से विजयनगर चले जाएं। और हमारा मन है विजयनगर से उन्नाव जाने का तो हम उन्नाव चले जाएं, और हमारा मन है उन्नाव से लखनऊ जाने का तो लखनऊ चले जाएं, और हमारा मन लखनऊ से दिल्ली जाने का है तो हम दिल्ली चले जाएं, और दिल्ली से मन है गोवा तो गोवा चले जाएं। उधर जिधर आपका मन है जम्मू कश्मीर चले जाएं, बंगाल चले जाएं। आपको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने और जाने। इसको बोलते हैं राइट टू मूवमेंट। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) घ के विषय में हम लोग ने बात कर ली। अब आता है अंगा। तो अंगा में क्या अधिकार प्राप्त है? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। जैसे कि आपका मन बिहार में तथागत गौतम बुद्ध के जो बौद्ध विहार है, जो ऐतिहासिक बौद्ध विहार है, वहां पर जो है अगर आपका जो है रहने की इच्छा है तो आप अपने पैसों से वहां पर किसी भी व्यक्ति का जमीन खरीद के या मकान खरीद के वहां पे निवास कर सकते हैं। स्वतंत्रता है। आपका मन है कि आप गोवा में जमीन खरीद लें तो आपको स्वतंत्रता है, आप वहां पर जो है अपना जमीन खरीद के रह लें। आप जमीन खरीद के नहीं रहना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए रुकना चाहते हैं, होटल में रुक जाइए। आपको गेस्ट हाउस में रुकने की शक्ति है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं पर भी जो है हमको निवास करने और स्थायी रूप से बस जाने या अस्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता यहां से मिली। उसके लिए हमें ना ही चीफ मिनिस्टर से पूछना है और ना ही जो है किसी जिलाधिकारी से पूछना है और ना ही जो है हमको किसी वार्ड के अधिकारी से पूछना है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसमें हमें नागरिकों को जो है किसी भी स्थान पे निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता संविधान ने दी है। इसके बाद आता है जो कि महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 19(6). के अंदर क्या कहा गया है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है स्वतंत्रता है। आप जो है इनमें से कोई भी वृत्ति चुन सकते हैं, कोई भी उपजीविका चुन सकते हैं, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार आपको यहाँ से प्राप्त है। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं जो है भारत के संविधान के अंदर भारत के नागरिकों को प्राप्त हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्वतंत्रताएं हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19
मौलिक अधिकार के रूप में क्यों प्रदान की गई? यह भाग 4 में ही क्यों प्रदान की गई? सॉरी, यह भाग 3 में ही क्यों प्रदान की गई? ये भाग 4 में भी तो दिया जा सकता था, ये भाग 5 में भी दिया जा सकता था, ये भाग 6 में भी दिया जा सकता था। ये जो है जो 22 भाग हैं उनमें से किसी और में भी जो है ये स्वतंत्रताएं दी जा सकती थी, परंतु ये भाग 3 में क्यों दी गई? ये भाग 3 में इसलिए दी गई क्योंकि इन अधिकारों की, इन स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 को भी भाग 3 में रखा गया। अगर ये स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होता है, हमको ये स्वतंत्रताएं नहीं प्राप्त होती हैं, तो इन स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट के माध्यम से जा सकते हैं और वहां से रेमेडी ले करके अपने स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 इन सारी स्वतंत्रताओं को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है, गारंटी देता है कि इन स्वतंत्रताओं का अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा आ जाए। इस तरीके से अधिकार दिए गए, स्वतंत्रताएं दी गई और इन स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 भी भाग 3 में डाल करके इसको सिक्योर्ड कर दिया। और जब से ये सिक्योर्ड है 26 नवंबर 1949 से लेके आज जो है ये 23 नवंबर जो है 2020 चल रहा है, ये इसी तरीके से सुरक्षित है। और स्वतंत्र न्यायपालिका इन अधिकारों की संरक्षक है, मौलिक अधिकारों की संरक्षक होती है। और स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक जो है, जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र रखी गई है, वह इन अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व निभा रही है। अब हम लोग विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये जो है हमारे जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई हैं, इन स्वतंत्रताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, वैसे तो ये सारी स्वतंत्रताएं बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के संबंध में जो है जॉन लॉक कहते हैं, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे इंग्लैंड में, वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह स्वतंत्र पैदा हो, चाहे वो नर्सिंग होम में पैदा हो, चाहे वो घर में पैदा हो, वह स्वतंत्र पैदा हो। और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, उसे किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक बंधन से बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसको स्वतंत्र पैदा किया है। जब वो पैदा हुआ तो वो रोया बच्चा, जब वो पैदा तो रोया। प्रकृति ने उसको बोलने का अधिकार जन्म के साथ ही दे दिया है, और अधिकार को, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन को, वो चिल्लाता है, ही द चाइल्ड हैज नो लैंग्वेज टू स्पीक बट ही प्रेजेंट्स हिज एक्सप्रेशन। बच्चा किसी भाषा को नहीं जानता, ना उर्दू को जानता, ना अंग्रेजी को जानता है, ना किसी भी भाषा को जानता है, ना हिंदी को जानता है। वह सिर्फ स्वतंत्र पैदा होता है और वह बच्चा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, रो रो के कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, प्रोवाइड मी मिल्क, एंड द मदर अंडरस्टूड इट्स एक्सप्रेशन। और माँ उसकी भावनाओं को समझ लेती है और फिर उसको मिल्क प्रोवाइड करती है, फीडिंग कराती है, और वो बच्चा शांत हो जाता है। तो माँ और बच्चे के बीच में जो पहला वार्तालाप होता है
वो एक्सप्रेशन का होता है, वह स्वतंत्र पैदा होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसकी कोई भाषा होती है। उसको जो अधिकार है वो प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार, जैसे कि चलने का अधिकार, जैसे कि खाने का अधिकार, जैसे कि जीवन का अधिकार। तो ये जो अधिकार हैं ये जन्म से हमें प्राप्त होते हैं। जॉन लॉक कहते हैं इन अधिकारों को मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और उसे किसी भी प्रकार के बंधन से बांधा नहीं कर सकता। और भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, right to life and right to dignity is very important for a human beings. मनुष्य के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और जीने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बोलने का अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और वो रोता नहीं है, तो डॉक्टर पूछता है बच्चा रोया कि नहीं रोया, क्यों नहीं रोया? रोना तो जरूरी है ना? उसके सामने घुंघरू भी बजाए जाते हैं, उसको बुलवाया भी जाता है कि वो कुछ बोले, गूंगा तो नहीं हो गया, इसकी स्पीकिंग पावर है या नहीं है। तो राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन पे। तो भारत के अंदर जो है 26 नवंबर 1949 से पूर्व कमजोर वर्ग, जिसको संविधान के अंदर जो है कमजोर वर्ग कहा गया है, जिसको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कहा गया है, उनके पास राइट टू स्पीक की इक्वल फ्रीडम नहीं थी। इसलिए भारत के संविधान के अंदर उन्हें राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और उन्हीं को नहीं प्रदान की गई है। ये जो भारत के अंदर सिटीजन शब्द के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग्स है, होमो सैपियंस है, उन सभी लोगों को ये जो है अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्त है। जो बस एक ही शर्त है उसकी कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे मैं कर्सर के माध्यम से एक स्त्री के मुंह पे जो है दिखा रहा हूं कि जो है किस तरीके से इस स्त्री का मुंह जो है एक डोरी से सिल दिया गया है। उसका मुंह स्थायी रूप से डोरी से सिल दिया गया है एंड शी कांट स्पीक, वो बोल नहीं सकती। कल्पना कीजिए कि यदि कोई जाति, कोई वर्ग, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद करते हुए उसको बोलने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए कि भाई आप नहीं बोलोगे, आप चुप रहो, डोंट स्पीक, हम देख रहे हैं, आप चुप रहिए, आप मत बोलिए, आप नहीं बोलिए, आप नहीं बोल सकते, अरे यू कांट स्पीक, यू बिलोंग टू दिस सोसाइटी सो यू कांट स्पीक, प्लीज साइलेंट, यू हैव नो राइट टू स्पीक, आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, आप मत बोलिए, आपके लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो उसकी स्थिति इस जो है स्त्री जैसी हो जाएगी, चाहे वह भारत की
विधायिका का कोई सदस्य हो, जैसे कि पार्षद हो, अगर वह बोल नहीं सकता, कोई विधायक हो वह सदन में अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकता, अनुशासन की डोरी से उसके मुंह को सील दिया गया है और वह इस स्त्री की तरीके से बिल्कुल साइलेंट है। कोई सांसद है, उसके मुंह को इसी तरीके से अनुशासन की डोरी से सील दिया गया है। कोई मिनिस्टर है, उसकी डोरी, उसको भी इसी अनुशासन की डोरी से इस तरह से सील दिया गया है। या कोई भी है, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, विधायिका में हो, अथवा किसी ऐसी जगह पे हो जो आम नागरिक हो, अगर उसके बोलने की स्वतंत्रता को किसी भी माध्यम से जो है रोक दिया गया है, तो राइट टू स्पीक उसका समाप्त हो गया। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, he is unable to express his expression, he is unable to tell anything about himself or about his society or about citizens of India. तो दिस काइंड ऑफ जो वाक काव्य की स्वतंत्रता प्राप्त है, वो क्या वो लोग एंजॉय कर रहे हैं? दे आर एंजॉयिंग द राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन. It is a very serious issue and we have to think about this कि क्या हम आम नागरिक जो है इन स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं? राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन की कई अवस्थाएं हैं, जैसे कि मुंह से बोलना राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन है, जैसे इशारों में बात करना राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन है, किसी चित्र के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ये भी एक्सप्रेशन में आता है। और दूसरी बात, एक पंपलेट्स बनाना, एक पर्चा बनाना और उस पर्चे में जो है अपनी संस्था के माध्यम से कोई अपील करना भी राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन में आता है, परंतु जो संस्था अपील कर रही है वह लीगल पर्सन है, वह लीगल पर्सन है, वो लिविंग पर्सन नहीं है। इसलिए लीगल पर्सन की एक अथॉरिटी होती है, वह अथॉरिटी अपना नाम लिखती है कि जो है ये अपील जारी हुई और ये अपील जो है इस संस्था द्वारा की गई और इस संस्था के अध्यक्ष फला फला या संयोजक फला फला या फोन नंबर ये जे। इस तरीके से पर्चे में भी अगर कुछ लिख के दिया जाता है तो वो भी राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन के दायरे में आता है। जो हम सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं वह भी जो है राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन के इस दायरे में आता है। कि दैनिक जागरण में हमने अखबार में कुछ पढ़ा, जो भी पढ़ा वो भी इसी दायरे में आता है, लिखा हुआ है एक शब्द, वो भी बोल रहे हैं, वो भी लीगल पर्सन है, उस पर्सन के माध्यम से बोल रहे हैं। जिस तरह हम पर्चे के माध्यम से बोल रहे हैं उस तरह से वो अखबार के माध्यम से बोल रहे हैं। बट बोथ हैव राइट फ्रॉम द आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A। ये टेलीविजन है, दूरदर्शन है, ये जो चैनल है, प्राइवेट चैनल है, ब्रॉडकास्ट है, उस चैनल पे जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, एंकर आ रहे हैं,
और जो है अपनी समाचार को रीड कर रहे हैं, जो भी वो वहां से बोल रहे हैं, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम दिस आर्टिकल। ये जो फ्रीडम है उनको टीवी पे बोलने की, वो इसी आर्टिकल की ताकत से बोल रहे हैं, यहीं से उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसी स्वतंत्रता के कारण वो वहां से बोल रहे हैं टीवी पे बैठ करके। सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब है या दूसरी चीजें हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सारी चीजों पर, ट्विटर है या दूसरी जो भी सोशल मीडिया पर जो है हम अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी इसी आर्टिकल के द्वारा प्रदान की गई शक्ति से हमें बोलने की अथॉरिटी है। फाइनली आई एम स्पीकिंग ऑन द फोरम ऑफ द राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऑन द जूम मीटिंग। तो जूम मीटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार में जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ, वह सारे शब्द बोलने की जो मुझको शक्ति प्राप्त हो रही है, वह इसी आर्टिकल के माध्यम से हो रही है। इस तरीके से इसका दायरा बहुत बड़ा है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पर जब डिस्कशन किया जाए या उस पर बुक लिखी जाए तो बहुत बड़ी और बहुत मोटी बुक तैयार हो सकती है। पूरी थीसिस तैयार हो जाएगी मात्र इस आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। इतना इम्पोर्टेंट। दूसरा फिगर जो है, जो इसके साथ अटैच किया है मैंने, उसमें ऑनरेबल डॉक्टर अंबेडकर इज स्पीकिंग, इज स्पीच। डॉक्टर अंबेडकर जो है अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो वह स्पीच भी जो है यह अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए के अंतर्गत जो है अधिकार प्राप्त है, उसी से दे रहे हैं। तो ये जो राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन है, ये वास्तव में सभी भारत के नागरिकों को प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से ये स्वतंत्रता प्राप्त है। जो चाहे जो पर जाए अपनी बात कहे। लेकिन स्वतंत्रता के विषय में भी हमको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल 19 पे हम लोग 2 दिन में डिस्कशन करेंगे। अगर माने जो है बादल सिंह बौद्ध जी चाहेंगे तो आर्टिकल 19 को हम लोग कल फिर जो है जो शेष पार्ट रह जाएगा उसको डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। कम से कम 2 दिन इसको चाहिए होगा सही से समझने के लिए, या कोई और दिन आपस में डिस्कस करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आई वाज टेलिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडम। हमारी स्वतंत्रता की भी सीमाएं हैं, जो अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए में हमें बोलने की और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह कुछ आधारों पर जो है लिमिटेड की गई, लिमिटेड की गई। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम। स्वतंत्रता के अर्थ को समझना होगा। स्वतंत्रता के अर्थ को समझने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जो है पिंजरे में रखा हुआ तोता तो जरूर देखा होगा। पिंजरे में रखा हुआ तोता जो बंद होता है, उसको मिर्ची खिलाइए, उसको रोटी खिलाइए, उसको जो कुछ भी आप खिलाइए, वह
पिंजरे के खुलने के बाद वो सारा खाना, वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी जो सुख सुविधाएं उसका मालिक प्रोवाइड कर रहा है, उन सब का त्याग करने के बाद वो पिंजरे से उड़ जाता है। क्योंकि फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बर्ड। इस चिड़िया के लिए जो है फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सुबह से शाम तक उसकी खातिरदारी हो रही है, उससे ज्यादा जरूरी ये फ्रीडम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैरेट। परंतु हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को जो फ्रीडम प्राप्त हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित करी गई। वो सीमाएं क्या है? सीमाओं को समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, सुबह सुबह अपना हैट लगा लिया, उसने बढ़िया कोट लिया, टाई पहन लिया और जो है ओवरकोट पहन लिया। यूरोप की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं, है यूरोप के अंदर, अमेरिका की बात समझ लीजिए। उसके बाद जो है उसने अपनी छड़ी ले ली और वो अपनी छड़ी को ऐसे ऐसे नचा रहा है और नचाते नचाते जो है वो टहल रहा है। एंड ही इज टेलिंग दैट आई हैव फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम इज नॉट इशू, नॉट ओनली इशू फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। केवल भारत के लोगों के लिए फ्रीडम की, स्वतंत्रता की बात नहीं है। फ्रीडम तो मानवाधिकार है, मानवाधिकार है जो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषित किए गए। उसमें सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो फ्रीडम इंटरनेशनल इशू भी है और फ्रीडम नेशनल इशू भी है। परंतु हम अगर जो है एक फ्रीडम को समझा रहे कि वो ऐसे 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 जो है स्टिक को नचाते हुए टहल रहा है, और जब उसके बगल में एक आदमी दूसरा टहल रहा है तो उसने कहा कि भाई ये तुम जो स्टिक नचा रहे हो, इससे मुझे लग जाएगा और जो है मुझे चोट आ जाएगी। तो वह व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे स्वतंत्रता है, ये स्टिक को नचाने की मुझे स्वतंत्रता है और मैं स्वतंत्र हूं, मैं नचा रहा हूं। तो वह व्यक्ति कहता है निश्चित रूप से आपको इस स्टिक को नचाने की स्वतंत्रता है, परंतु ये स्वतंत्रता की एक सीमा है कि ये स्टिक वहीं तक जा सकती है जहां से मेरी नाक चालू होती है। जहां से मेरी नाक चालू होती वहीं तक आपकी सीमा है, उसके आगे आप ना चाहिए। और जैसे ही मेरी नाक को यह स्टिक टच करती है की सीमा समाप्त हो जाती है। द फ्रीडम इज लिमिटेड। आपकी स्वतंत्रता की सीमा वहां पे समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक चालू होती है या जहां से मेरा शरीर का कोई अंग। कहने का मतलब यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। आप मुझसे उतनी दूरी मेंटेन रखिए जितना मेरे शरीर को टच ना करे। क्योंकि जहां से हमारा शरीर टच होता है आपकी स्टिक से, वहीं से हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। आप हमारी स्वतंत्रता में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता हमारी है और आपकी स्वतंत्रता आपकी है। यानी स्वतंत्रता की एक लिमिट है, स्वतंत्रता की एक लिमिट है। चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो चलने की स्वतंत्रता हो, तो वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है उस संबंध में आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए की लिमिट को हम चर्चा करेंगे आज, हैं? और लिमिट को बताने के बाद फिर हम जो है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए खा पर चर्चा करेंगे, फिर उसकी लिमिट भी बता देंगे। तो लिमिट क्या है? I will tell you after some time. Just जो लिमिट है
राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, यानी जो हमें बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वह हमको कुछ दशाओं में निर्बंधित भी करती है। कैसे? मेरा मन है कि मैं माननीय जो है बादल सिंह बौद्ध जी से कुछ बात करूं, है तो मेरी एक सीमा होगी कि मैं जो है विनम्रता पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, जो है गुड फेथ के साथ बात करूं, जिससे कि उनका मान, उनका सम्मान और उनकी उनकी स्वतंत्रता बाधित न हो। इस तरीके से लिमिट है, हमें बोलने की एक सीमा है। हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोल सकते कि हम ये कहें कि हमें तो भाई स्वतंत्रता प्राप्त है और आज तो जो है मैं पड़ोसी को खूब गाली दूंगा, तो मुझे बोलने की ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। ये स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में इंटरफेयर ना करे, इस तरीके से हमें प्राप्त है। तो उसके लिए कुछ निर्बंधन है। पहला क्या है? जो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A में राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन पे। बोलने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, निर्बंधन लगाए गए हैं, कुछ रोक लगाई गई है। वो किन किन आधारों पर हमारी बोलने की जो स्वतंत्रता है उसको रोका जा सकता है? पहला आधार है भारत की प्रभुता। जो भारत है, हमारा कंट्री है, हमारा देश है, उसकी जो संप्रभुता है, उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। और अखंडता, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे हमारा जो अखंड भारत है वो विभाजित होने लगे। हमारी जो भारत की जो सीमाएं हैं, जो टेरिटरी है, वो सुरक्षित रहे, वो खंड खंड ना हो। तो यानी भारत की जो संप्रभुता है और अखंडता है, उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। ऐसा कोई कथन लिख करके, बोल करके, अभिव्यक्त करके, टीवी पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे, या जो है किसी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा या रिले के द्वारा या पर्चे के द्वारा या किसी भी माध्यम से हम भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध नहीं बोल। दूसरी बात, ऐसी भी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। राज्य की परिभाषा मैंने बताई आर्टिकल 12 में। ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते जो विदेशी राज्य के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उन पर प्रभाव पड़े। विदेशी राज्य जो हमारे बगल में है, जैसे कि श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, यूरोप है, चीन है, ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी विदेशी राज्य हैं उनके साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, रिलेशंस हैं, उन पर प्रभाव ना पड़े, यानी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ऐसी जो है स्पीच हमें नहीं देनी है जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़े। उसके बाद आता है लोक व्यवस्था, पब्लिक न्यूसेंस की जो लोक व्यवस्था चली आ रही है, पब्लिक न्यूसेंस ना हो, शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध ना हो, जो न्यायपालिका है उसकी इंसल्ट ना हो, अवमानना ना हो। माननीय जो न्यायालय है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, चाहे वो
उच्च न्यायालय हो और चाहे वो जिला न्यायालय हो, उनके विरुद्ध जो है कोई ऐसा शब्द नहीं बोल सकते हैं जिससे कि उनकी अवमानना हो न्यायालय के अंदर है, या कोई जो है ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति का जो मान है, जो सम्मान है समाज में, उसको हानि हो, मानहानि हो। जैसे एक माननीय विधायक जी हैं, अब एक माननीय विधायक जी के विरुद्ध जो है कोई व्यक्ति बोलता है जिसकी वजह से उनका मान जो अन्य लोगों समाज में कम हो जाता है, तो वो मानहानि हो गई। मानहानि कारक जो है ना लेख लिख सकते हैं, ना स्टेटमेंट दे सकते हैं। अपराध को की उद्दीपन यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जिससे अपराध होने लगे। इस तरीके से हमारे जो बोलने की जो स्वतंत्रताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं को इन आधारों पर जो है निर्बंधित किया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि इन कंडीशन को छोड़ करके बाकी आप जो है बोलने के लिए स्वतंत्र है। आपको सिर्फ इन कंडीशंस के आधार पर जो है रोका जाएगा और इसके अलावा जो है आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो ये राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन का मामला और जो है बाकी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम जो है डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफी बड़ा हुआ है, लेकिन राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको विस्तार से जो है आप लोग के बीच में रखा है। अभी इसके अंदर जो है काफी पॉइंट्स बाकी हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट स्पीच में जो है रखेंगे। 8 बजने वाला है, तो यहीं से जो है शेष भाग नेक्स्ट स्पीच के लिए रखते हुए मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आरसी धीमान साहब। आपने लाइफ चेंजिंग वेबिनार के जरिए पूरे भारत भर के संविधान प्रेमियों की जानकारी में इजाफा किया है। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 19 की जो उपधाराएं उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने साथी भी जुड़े, जिन्होंने भी संविधान चर्चा में भाग लिया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब निवेदन करूंगा मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से कि आज के कार्यक्रम का समापन मंगल गाथा के साथ कराने का कष्ट करें। आरसी धीमान साहब को पुनः एक बार और बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल गाथा कहकर प्रोग्राम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहब। साथियों, आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग YouTube के माध्यम से आपको मिल जाएगी। जो साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं उन साथियों तक भेजें और अगले वेबिनार तक उनको मानसिक रूप से तैयार करें। बहुत अच्छी जानकारी साहब द्वारा बताई जा रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है कि सभी साथी संविधान की जानकारी रखें और इसका जो से पार्ट रहेगा वो भी हम अकल्या परसों जब साहब को समय होगा रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना सभी माइक खोल सकते हैं, जिससे हम सभ्य सत्ता धर्मपालन गाथा के बाद हमारा कार्यक्रम समापन करते हैं। सभी साथी एक साथ एक
मा किंचित् मा गमानि सर्वे सत्ता सुखी भवन्तु सर्वे साधु 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 आज के कार्यक्रम के विधिवत समापन की घोषणा की जाती है।